वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइज। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीटीएससी एनएम 8938 पदों पे जो भर्ती जुलाई के मंथ में आने वाली है उसके क्लास को लेकर ध्यान में रखना है। बीटीएससी एनएम क्लास जो अपना चल रहा है सेशन, ये वीडियो नंबर 2 है, ठीक है। और हम सबसे पहले कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग विषय स्टार्ट किए हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वीडियो नंबर 1 डे नंबर 1 ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें से पहला चैप्टर पढ़ा चुके हैं। आज की जो वीडियो में क्लास चलने वाली है ये आपका चैप्टर नंबर 2 कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का रहने वाला है। इसमें हम डिटेल में पूरी की थियरी कवर करेंगे। थियरी कवर करने के बाद एमसीक्यू उसी थियरी से लगाएंगे। यदि आप आने वाले 1 घंटे में वीडियो को ध्यान से देखते हैं और ध्यान से चीज़ों को समझते हैं तो 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे इससे आपके भर्ती परीक्षा में यदि प्रश्न आ गया तो बाहर नहीं जाएगा। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से लगभग 15 से 20 प्रश्न आपके भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हर एक चैप्टर से प्रश्न बनाए जाते हैं। ये भी चैप्टर अपने आप में इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे बीटीएससी एनएम की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे किसी भी राज्य एनएम की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक ही चीज़ बोलेंगे। यदि आपने कभी भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, कभी भी शुरुआत ही नहीं किया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। जैसे यहाँ पे आपको लिखा है कि यदि आपको टीटी का मतलब ट्रीटमेंट नहीं, टीटी का मतलब यदि आपको टेटनस टॉक्साइड पता है तो आप समझो कि आप एनएम बन जाएंगे, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। बिहार एनएम में कोई नहीं रोक सकता है। श्वेत कमल मेडिकल अड्डा 100% की गारंटी लेके ये चीज़ बोला है कि यदि आप इतना ही जानती हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यदि आप हमारे साथ मेहनत करेंगे तो। आज जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का 2 चैप्टर है उसका नाम है सामुदायिक स्वास्थ्य अभ्यास। कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिसेस के बारे में आप देखेंगे। ये चैप्टर अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। लास्ट टाइम जब भर्ती आई थी तो यहाँ से 2 प्रश्न उठाए गए थे, तो आप समझ सकते हैं चीज़ों को कि ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है बीटीएससी एएनएम वालों के लिए। ध्यान में रखना है, ध्यान से हर एक चीज़ों को समझना है, उसके बाद एमसीक्यू लगाने हैं। अब मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, पूरी की पूरी थियरी आप पढ़ लीजिए, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। खुद एमसीक्यू आपके सामने रहेगा, आप भी थियरी पढ़ने के बाद एमसीक्यू बड़े आसानी से लगा लेंगे। और देखिए, सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि परिभाषा क्या होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। ये चीज़ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अब भी डिस्कस करेंगे। आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हो तो आपको ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए ना कि सामुदायिक स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, डिफिनीशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। तो देखिए, परिभाषा पहले हम विंसलो एक वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार देखेंगे। इन्होंने बोला कि सामुदायिक स्वास्थ्य की परिभाषा, सामुदायिक स्वास्थ्य एक ऐसा विज्ञान एवं क्या है, कला है, साइंस या फिर आप बोल सकते हो आर्ट। एक ऐसा विज्ञान या फिर कला है जो संगठित प्रयासों के माध्यम से बीमारियों की रोकथाम, जीवन की अवधि को बढ़ाने तथा स्वास्थ्य एवं कार्य क्षमता के उन्नयन को सुनिश्चित करता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखिए, क्या सामुदायिक सामुदायिक स्वास्थ्य की परिभाषा, तो बिंसलो ने बोला कि भैया सामुदायिक स्वास्थ्य एक ऐसा विज्ञान है, सामुदायिक स्वास्थ्य एक ऐसा विज्ञान एवं कला है जिसके माध्यम से संगठित प्रयास, मतलब कई लोगों के प्रयास से, अकेला आप नहीं, आप एनएम हो तो आपके अकेले प्रयास से नहीं, संगठित आपके साथ स्टाफ और भी रहेंगे, जैसे कि लैब टेक्नीशियन होंगे, फार्मासिस्ट होंगे, डॉक्टर होंगे, आपके अधीक्षक हो गए। तो उन सभी के संगठित प्रयासों से, उन सभी लोगों के संगठित प्रयासों के माध्यम से जो भी समुदाय में, समुदाय बोले तो गाँवों से, कई गाँवों से मिलकर समुदाय बनता है, कई व्यक्तियों से मिलकर समुदाय बनता है। तो आपके समुदाय में जो भी व्यक्ति हैं उनकी बीमारियों की रोकथाम और उनकी जीवन की अवधि, ये पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात नहीं बोल रहा है, सभी समुदाय में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए चीज़ें बोली जा रही है कि बीमारियों की रोकथाम और जीवन की अवधि को बढ़ाने तथा स्वास्थ्य एवं कार्य क्षमता के उन्नयन को सुनिश्चित करता है। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, डिफिनीशन आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो ये विंसलो के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य की परिभाषा हो गई है। अब हम देखेंगे सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग अगली हेडिंग है आपकी कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग क्या है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग क्या है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है, ठीक है, आपका विषय ही है ना कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो पूछ लिया जाएगा सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग है क्या, तो आप बताओगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग वह स्वास्थ्य सेवा है, ठीक है,
हेल्थ सर्विसेज है जो किसी नर्स द्वारा व्यक्ति, परिवार या फिर समुदाय को उन समुदाय में जाकर प्रदान की जाती है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा, जैसे कोई मिल गया, ठीक है, आपके चाचा मिल गए, आपके अंकल मिल गए, आपको कोई भी मिल गया, तो आपसे पूछ लेंगे कि भाई आप सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग पढ़ रहे हो, तो बताओ सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग होता है क्या? तो आप बताएंगे कि सर या फिर अंकल, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग वह हेल्थ सर्विसेज है जो किसी नर्स द्वारा या फिर मेरे द्वारा, आप ये ना मानो तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मेरे द्वारा किसी व्यक्ति, परिवार या फिर समुदाय को उन समुदाय में जाकर उनके समुदाय में जाकर प्रदान की जाती है। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल आसान शब्दों में। और इसका उद्देश्य केवल रोग का उपचार नहीं बल्कि स्वास्थ्य संवर्धन, हेल्थ प्रमोशन, रोग निवारण तथा स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से संपूर्ण स्वास्थ्य सुधार करना। तो ये हो गया कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मतलब। ठीक है, अच्छा, स्वास्थ्य की अवधारणाएं हम आपको पढ़ा ही चुके हैं पहले चैप्टर में, फिर भी यहाँ से थोड़ा सा देखेंगे। स्वास्थ्य के संबंध में व्यक्तियों के विभिन्न दृष्टिकोण रहे हैं। स्वास्थ्य का मापन का अभाव, कुछ लोग मानते हैं कि स्वास्थ्य कोई सख्त पैमाना नहीं है और उसके निर्धारक तत्व भी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। और दूसरा, स्वास्थ्य की स्पष्ट परिभाषा का अभाव, कुछ लोग मानते हैं कि स्वास्थ्य की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, इसलिए वे रोग के अध्ययन, ठीक है, स्टडी ऑफ डिजीज को ही प्राथमिकता देते हैं। तीसरी बात, ये कंसेप्ट है जो समझना है आपको, बाकी इसमें कुछ है नहीं। अंधविश्वास आधारित अवधारणाएं भी है। आज के वैज्ञानिक युग में कई लोग बीमारी के दैविक प्रकोप या फिर अंधविश्वास का परिणाम मानते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि ये तो भैया होना ही अंधविश्वास है ना, वैसे भी आप देखते हैं कि नहीं चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये तो होना ही होना था, जबकि वो एक्चुअल में बीमारी है। तो अंधविश्वास में ही रह जाते हैं, लापरवाही कर जाते हैं, जिससे जान गंवाना पड़ जाता है लोगों को। और मिश्रित अवधारणा भी है। कुछ लोग जैविक, चिकित्सीय या फिर इकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या फिर इनके मिश्रित दृष्टिकोण के आधार पर स्वास्थ्य को समझते हैं जो यही ठीक है, जो यही करेक्ट है। ठीक है, बाकी और चीज़ें नहीं है। एक्चुअल तो कंसेप्ट यही होना चाहिए जो भी 4th नंबर पे बताया गया है। और यहाँ पे लिखा भी गया है कि यही कारण है कि विभिन्न लोग अलग अलग चिकित्सीय पद्धतियों जैसे कि एलोपैथिक, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग या फिर होम्योपैथी आदि पर विश्वास रखते हैं। देखिए, थियरी अभी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, बट जब MCQ लगाने लगेंगे तब आपको लगेगा कि नहीं सर, आपने थियरी बहुत बेहतरीन तरीके से बता दिया है। वर्तमान में नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में अधिकांश लोग WHO की परिभाषा को ही स्वीकार करते हैं। तो WHO की परिभाषा के अनुसार स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है? स्वास्थ्य केवल रोग और दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो उसको हेल्दी पर्सन कहेंगे या फिर उसी को स्वास्थ्य की परिभाषा मानी जाएगी। तीन चीज़ों से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से। ठीक है, तीनों चीज़ों से। तो समुदाय के लोगों का स्वास्थ्य, व्यवहार, विश्वास एवं सांस्कृतिक अभ्यास, ये हम पढ़ेंगे अब। ठीक है, समुदाय के जो भी लोग रह रहे हैं उनका स्वास्थ्य, व्यवहार, विश्वास एवं सांस्कृतिक अभ्यास क्या है। तो समुदाय में स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक एवं व्यवहारगत कारक होते हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पहला भैया, चाइल्ड मैरिज हो जाता है, बाल विवाह हो जाता है। कम उम्र में विवाह होने से पति पत्नी में क्या होता है, आपसी समझ विकसित नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपकी भर्ती परीक्षा में पूछेगा डायरेक्ट कि निम्नलिखित में से बताइए कि भैया समुदाय में स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन से कारक नहीं हैं। तो ऑप्शन ए दे देगा बाल विवाह, ऑप्शन बी दे देगा, ये हेडिंग ही दे देगा, दहेज प्रथा एवं कन्या भ्रूण हत्या, ऑप्शन सी दे देगा भोजन संबंधी निषेध, ऑप्शन डी दे देगा इनमें से सभी। तो ये चीज़ें हेडिंग आपको पता रहेंगे तो आप अच्छे से प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। यदि ये हेडिंग ही नहीं देगा तो डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेगा। ऑप्शन नंबर ए दे देगा, पूछेगा कि निम्नलिखित में से बताइए समुदाय में स्वास्थ्य को प्रभावित वाले कौन से विभिन्न निम्नलिखित में से बताइए कौन समुदाय में कौन से कारक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन से दे देगा कि भैया कम उम्र में विवाह होने से पति पत्नी में आपसी समझ विकसित नहीं हो पाते हैं। ऑप्शन बी दे देगा दहेज प्रथा। ठीक है, दहेज प्रथा के कारण समाज में लिंग अनुपात असंतुलित होने के कारण। ऑप्शन सी दे देगा। ऐसे कई प्रकार से ऑप्शन बन सकते हैं, वो आप थियरी पढ़े रहेंगे तो फिर वहाँ पे आसानी से उत्तर दे पाएंगे। तो हमने पहला पढ़ लिया बाल विवाह। दूसरा कारक क्या है भैया? दूसरा कारक है कि दहेज प्रथा एवं कन्या भ्रूण हत्या। इन प्रथाओं के कारण समाज में लिंग अनुपात, ठीक है, जैसे कन्या भ्रूण हत्या कर रहे हैं
तो इसमें जो लिंग अनुपात है ये असंतुलित हो रहा है, ठीक है। इसे सामाजिक एवं आर्थिक समस्या बढ़ रही है इससे, ठीक है। अब देखिए तीसरा कारक क्या है, भोजन संबंधी निषेध, फूड। अधिक कुछ जातियों में मांस, अंडा, पपीता आदि का सेवन वर्जित माना जाता है, ठीक है। आप भी देखे होंगे प्रैक्टिकली, आपके गाँवों में भी ये चीज़ देखा गया है कि भैया मांस नहीं खाना होता है, अंडा नहीं खाना होता है, पपीता नहीं खाना होता है, ये सब चीज़ों का सेवन वर्जित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रिजल्ट क्या मिलता है कि भैया बैलेंस डाइट नहीं मिल पाता है, ठीक है। बैलेंस डाइट नहीं मिल पाता है और हमारे शरीर में क्या हो जाता है, प्रोटीन और विटामिन की कमी हो जाती है। अब जैसे ही प्रोटीन और विटामिन की कमी होती है वैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं हमारे शरीर में, तो ये भी कारक है। और चौथा कारक क्या है, खुले में शौच करना, ठीक है। खुले में शौच करना, अब देखिए खुले में शौच करना, ग्रामीण क्षेत्रों में खुले स्थान पर शौच की परंपरा अभी भी प्रचलित है, ठीक है। अब खुले में शौच कर रहे हैं तो भैया इससे क्या हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है, और क्या हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रहा है। अब ये जल और वायु प्रदूषित होने के कारण जो भी संक्रामक रोग हैं इनका फैलाव तेजी से हो रहा है, तो ये भी खुले में शौच करना भी स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं जो समुदाय में स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए पांचवा कारक क्या है, सामाजिक एवं पारिवारिक असंतुलन। आर्थिक, सामाजिक व पारिवारिक तनाव के कारण व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ता है, इससे चिंता, हताशा, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, ठीक है। अब छठा कारक क्या है भैया, कानूनी हस्तक्षेप। इन सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए सरकार को कानून एवं नीतियां बनानी चाहिए, जिससे ये भी कारक अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। सातवां कारक क्या है, सातवां कारक है कि सामुदायिक आवश्यकता का आकलन। सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने से पहले समुदाय की समस्याओं एवं आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना आवश्यक है, ठीक है। यदि आप जाते हो तो आपको पहले ये समझना होगा, आप असेसमेंट करेंगे, आकलन करेंगे कि भैया एक्चुअल में समस्याएं हैं क्या, फिर उस पर उसका निदान करने पे काम करेंगे, ठीक है। वही चीज़ बताई गई है। यदि आप असेसमेंट ही नहीं करेंगे तो आपको चीज़ें पता ही नहीं चल पाएगा, तो फिर आप क्या उपचार कर पाएंगे। इस प्रकार सामुदायिक स्वास्थ्य अभ्यास केवल चिकित्सीय उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें स्वास्थ्य शिक्षा, सामाजिक सुधार, सांस्कृतिक परिवर्तन और सामुदायिक सहभागिता भी सम्मिलित है। हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि सामुदायिक अभ्यास संबंधी सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया टॉपिक यहाँ से, सामुदायिक अभ्यास संबंधी सिद्धांत, ठीक है। प्रिंसिपल रिलेटेड टू कम्युनिटी प्रैक्टिसेस। अब इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा कि हर नर्स का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह समुदाय में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते समय कुछ निश्चित सिद्धांतों का पालन करें, ठीक है। जो सिद्धांत हैं उस सिद्धांतों का पालन करें। देखिए पालन करें इन सिद्धांतों से न केवल रोगियों को लाभ मिलता है, जो आप सिद्धांत बनाए गए हैं भैया, अगर हर सिद्धांत को आप पालन करते हैं, इससे केवल रोगी का ही लाभ नहीं मिलता है, बल्कि आपकी कार्य क्षमता, आपने सुना, आपकी कार्य क्षमता और समाज में आपकी छवि भी बेहतर होगी कि भैया हाँ ये नर्स बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बात करती हैं, बहुत ही मतलब सिस्टमेटिक तरीके से अपना ड्यूटी को निभाती हैं, तो आपका अलग रिस्पेक्ट दिया जाएगा। वही चीज़ बोला गया है कि सामुदायिक अभ्यास संबंधी सिद्धांत, जो भी सिद्धांत हैं तो वो सिद्धांत आपको अच्छे से फॉलो करना होता है। क्या क्या सिद्धांत है, प्रमुख सिद्धांत, मेन प्रिंसिपल क्या क्या है, आप नर्स हो तो ये पता होना चाहिए। आपकी भर्ती परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछा है और पूछेगा कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा एएनएम का सिद्धांत नहीं है, या फिर निम्नलिखित में बताइए कौन सा समुदाय में एएनएम का सिद्धांत है, ऐसे पूछेगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रहना चाहिए कि व्यावसायिक नर्स के रूप में कार्य करना, नर्स को हमेशा अपने व्यवहार, पहनावे और सेवा में जो आपका ड्रेस है, ठीक है, जो भी ड्रेस है आपका, उस ड्रेस के साथ ही ड्यूटी करनी होती है, वही चीज़ बोला गया है, ठीक है। तो हमेशा अपना प्रोफेशनल एटीट्यूड बना के रखना होना चाहिए, ठीक है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी परिवार में महिला रोगी है तो नर्स को परामर्श देते समय उसकी प्राइवेसी, ठीक है, उसकी प्राइवेसी और उसकी शालीनता हमेशा बनाए रखनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरा सिद्धांत क्या है नर्स का भैया समुदाय में, तो दूसरा सिद्धांत है कि समुदाय के लोगों का सम्मान करना, ठीक है। समुदाय के लोगों का सम्मान करना, हर एक व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो। तो जाति, धर्म, लिंग, वर्ग या फिर स्थिति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर कोई मरीज गरीब है तो उसे भी वही सेवा मिलना चाहिए जो आप अमीर को देते हो, ठीक है, जो फिर अमीर को मिलती है, ठीक है। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो ये भी एक सिद्धांत है। तो सिद्धांत नंबर 2 भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखिए सिद्धांत नंबर 3 क्या है नर्स का,
कि सहयोगी भावना, ठीक है। नर्स को सामुदायिक स्वास्थ्य दल के साथ सहयोगी के रूप में कार्य करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर एएनएम, आशा कार्यकर्ता व डॉक्टर के साथ मिलकर स्वास्थ्य अभियान चलाना चाहिए एएनएम को, ठीक है। चौथा सिद्धांत क्या है? गोपनीयता बनाए रखना, रोगियों और परिवार से प्राप्त जानकारी को गुप्त रखना। ये नहीं कि जाके बता देना कि भैया इनके घर में ये चल रहा है, इनके घर में आटा ख़त्म है, इनके घर में दाल ख़त्म है, ठीक है, इनके घर में ये चीज़ें होती है। तो उनकी, जैसे आप होम विजिट करने जाते हो ना, ठीक है, किसी भी महिला, गर्भवती महिला के यहाँ आपने गया, ठीक है, आपने गई, ठीक है, आप जाके वहाँ पे होम विजिट कर रही हैं, उनका चेकअप कर रही हैं, ठीक है, सब चीज़ें कर रही हैं, फॉलोअप कर रही हैं। तो आप जाके देखती हैं कि उनका तब से ये जिस महिला गर्भवती है, ठीक है, सेकंड टाइम गर्भवती है, इनका 2 साल लगभग 5 साल का बच्चा है, ठीक है। अब ये 5 साल का बच्चा तेज़ी के साथ दौड़ते हुए आता है, मम्मा मम्मा, ठीक है, मम्मा मम्मा भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। अब इनके घर में खाना बना ही नहीं है, तो मम्मी क्या बोलेंगी, ठीक है, जो गर्भवती महिलाएं क्या बोलेंगी, बच्चा आज खाना नहीं बना है, घर पे चावल नहीं था। अब ये चीज़ आपने सुन लिया, ये अपने बच्चे को बता रही हैं, आप आई थी इनका चेकअप करने, ठीक है, आप नर्स हो एएनएम हो, इनका चेकअप करने आई थी, आपने सुन लिया कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है। बच्चा से जो माँ है बच्चे से क्या बोल रही है कि घर में चावल नहीं इसलिए आज खाना नहीं बना है। तो आप इन चीज़ों को जाकर बाज़ार में मत बता देना, या फिर किसी पड़ोस में मत बता देना कि अरे उनके यहाँ खाने के लिए कुछ ही नहीं होता है। हर एक चीज़ को गोपनीयता बना के रखनी होती है, ये कहने का मतलब हो गया। मैं आपको सरल शब्दों में चीज़ें समझा दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए पाँचवा क्या है भैया, पाँचवा क्या है, पाँचवा ये है कि आदर्श प्रस्तुत करना, ठीक है। सिद्धांत, पाँचवा सिद्धांत क्या है? आदर्श प्रस्तुत करना। नर्स को स्वयं अपने व्यवहार में स्वास्थ्यकर आदतें अपनाकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनना चाहिए। यदि आप खुद ही नहीं बना पाओगे, जिस चीज़ जो रूल बनाए गए या फिर जो चीज़ हो रहा है वो आप जा रहे हो, ठीक है, समुदाय में जा रहे हो टीकाकरण करने, ठीक है, आप खुद बड़े बड़े नाखून रखे हो, ठीक है, खुद बड़े बड़े नाखून रखे हो, खुद स्नान नहीं कर रहे हो, खुद अच्छे साफ कपड़े नहीं पहन रहे हो, तो समुदाय के लोग फिर क्या फॉलो करेंगे? वो सीधा ही बोल देंगे मुंह पे, अरे मैडम आप हमें ज्ञान दे रही हो, आप खुद ही नहा के नहीं आई हो, खुद ही गंदे कपड़े पहन के आए हो, तो हम लोगों को क्या ज्ञान दे रहे हो? पहले खुद जाके ये चीज़ें करो। इसलिए पहले आपको भैया स्वास्थ्यकर आदतें अपनाना चाहिए, मतलब कि साफ़ सुथरा कपड़ा अच्छे से पहनना चाहिए, नाखून मेंटेन होने चाहिए, बाल मेंटेन होने चाहिए, हर एक चीज़ मेंटेन होने चाहिए, ताकि आपसे मोटिवेट होकर आपके समुदाय के लोग भी आपको फॉलो करें, ठीक है। अब ये नहीं कि आप गुटखा का सेवन कर रही हैं, धूम्रपान का सेवन कर रही हैं बीच समाज में, तो वही चीज़ होगा ना कि धूम्रपान ना करना, स्वच्छता का पालन ना करना, ये सब चीज़ें हो गया इसमें। अब देखिए विनम्रता जो कुछ बहनों में नहीं है। कमेंट, आप जब इतने बड़े टीचर हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ज्ञान है, गुरु के अंदर ज्ञान है, समझाने की क्षमता है, आपको समझा रहा है, पढ़ा रहा है, फिर भी आप कमेंट ऐसा कर देंगे, ठीक है, कि हमें बुरा लग जाता। तो आप जब हम लोगों को इस तरीके से आप बोल सकती हो, तो वहाँ पे आप अपने समुदाय के गरीब महिला, गरीब पुरुष को किस तरीके से बिहेव करेंगे, ये कभी-कभी हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार आप लोग जब टीचर का सम्मान नहीं कर पाते हो, तो उन बीमार, गरीब बच्चे, महिला, पुरुष का क्या सम्मान करेंगी, ठीक है। तो हमेशा क्या रखना चाहिए? विनम्रता रखना चाहिए। नर्स का व्यवहार सरल, सहानुभूतिपूर्ण और नम्र होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे किसी रोगी की बात को ध्यान से सुनकर उसे कोमल शब्दों में उत्तर देना चाहिए, ठीक है। वरिष्ठों का सम्मान, ठीक है, ध्यान रखना है, यहाँ तो आप टीचरों का सम्मान नहीं करते हो, वरिष्ठों का क्या ही सम्मान करोगे। नेक्स्ट देखिए, अपने वरिष्ठ स्वास्थ्यकर्मी या फिर पदाधिकारी का आदर करना चाहिए। स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जानकारी होनी चाहिए। नर्स को वर्तमान में चल रहे सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जानकारी होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे पोलियो उन्मूलन, परिवार नियोजन, पोषण अभियान, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। होम विजिट, गृह मुलाकात, जब सामुदायिक नर्स किसी परिवार के घर जाकर उन्हें स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती हैं तो उसे होम विजिट कहा जाता है। होम विजिट क्या कहा जाता है सर? समझ में आ गया? अब हम होम विजिट के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान में रखना है। आपके भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, बीटीएससी पिछली बार भर्ती आई थी, होम विजिट से प्रश्न बना था। मैंने आपको बोला है, बताया है ना कि इस प्रश्न से 2-3 प्रश्न बने थे, तो यही टॉपिक होम विजिट से भी उठाया गया था, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। होम विजिट के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? पहले परिचय देखेंगे कि होम विजिट होता है क्या है। आप नर्स हो ना, आप अपने कम्युनिटी में जाओगे, ठीक है, समुदाय में जाओगे, किसी परिवार के घर, समुदाय के किसी परिवार के घर आप जा रहे हो और उन्हें क्या दे रहे हो? स्वास्थ्य सेवा। किस लिए जा रहे हो? स्वास्थ्य सेवा ही देने जा रहे हो, उनका चेकअप करने जा रहे हो, हर एक चीज़ देखने जा रहे हो, तो क्या हो गया? उसको स्वास्थ्य सेवा बोलते हैं। स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने जा रहे हो तो उसी को क्या बोलते हैं? होम विजिट बोलते हैं। मतलब
घर पे विजिट करना, नर्स के द्वारा घर पे विजिट करना ही क्या कहलाता है, होम विजिट कहलाता है। अच्छा, उद्देश्य क्या है होम विजिट का, एक नर्स हो आप, ठीक है, किस उद्देश्य से आप जा रहे हो होम विजिट करने किसी के घर, तो परिवार को उनके घर पर ही आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देना, इस उद्देश्य से। और सेकंड उद्देश्य क्या रहेगा, रोगों की रोकथाम करने के लिए, परिवार व समुदाय के स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिए, हेल्थ एजुकेशन देने के लिए, तो ये सभी उद्देश्य हैं होम विजिट का, ठीक है। आपके भर्ती परीक्षा में पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा, निम्नलिखित में से बताइए होम विजिट के कौन सा उद्देश्य नहीं है, एक नर्स के द्वारा होम विजिट करने का कौन सा उद्देश्य नहीं है, या फिर कौन सा उद्देश्य है, ऐसे करके पूछेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहेंगी तो आप आसानी से उत्तर बना के चले आएंगे। उदाहरण के तौर पे यदि किसी गांव में बच्चे का वजन कम है तो नर्स घर जाकर उसे पौष्टिक आहार ORS का उपयोग समझाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर भी हम समझा दे रहे हैं आपको, ठीक है। अब देखिए होम विजिट का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होम विजिट। पहला सिद्धांत है कि योजना आधारित होम विजिट परिवार की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर की जानी चाहिए। आपके भर्ती परीक्षा में पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा होम विजिट का सिद्धांत नहीं है। तो सिद्धांत नंबर फर्स्ट ये आपको पता रहेगा, सेकेंड ये तभी आप उत्तर बना के चले आएंगे, ठीक है, अच्छे से बना के चले आएंगे। तो देखिए योजना आधारित प्लानेड विजिट होनी चाहिए, होम विजिट परिवार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए, स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि भैया किस लिए आप जा रहे हो। तो हर होम विजिट का एक उद्देश्य होना चाहिए, जैसे कि आप टीकाकरण करने जा रहे हो, या फिर प्रसव देखभाल करने जा रहे हो, या फिर रोग की जांच करने जा रहे हो, ये उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि आपको दाल भात एक कि हमको ये भी करना है वो भी करना है, या फिर हमको पता ही नहीं है किस उद्देश्य से हम करने जा रहे हैं। तो ये हो गया। चौथा सिद्धांत क्या है, परिवार की जानकारी एकत्र करना। होम विजिट का सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं। तो तीसरा, परिवार की जानकारी एकत्र करना, परिवार का आकार, ठीक है, मतलब कि आकार बोले तो कितने सदस्य हैं, धर्म उनका क्या है, रोजगार है कि नहीं है, कितने लोग रोजगार करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये सब चीज़ें, उनकी संस्कृति क्या है, उनकी परंपरा क्या है, ये सब जानकारी पहले से पता होनी चाहिए। तो ये आपका तीसरा सिद्धांत आ गया होम विजिट का। चौथा सिद्धांत क्या है होम विजिट का, तो सही तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। नर्स को होम विजिट के दौरान बैग टेक्निक का पालन करना चाहिए। ये आपका होम विजिट का चौथा सिद्धांत हो गया। और होम विजिट का पांचवा सिद्धांत क्या है, मनोवैज्ञानिक सहयोग। परिवार के सदस्यों को भावनात्मक सहयोग देना चाहिए ताकि वे कठिनाइयों का सामना कर सकें। ये पांचवा सिद्धांत हो गया। छठा सिद्धांत क्या है होम विजिट का, पहली विजिट, फर्स्ट विजिट। पहली विजिट में नर्स स्वयं को परिवार से परिचित कराती है कि भैया मेरा नाम ये है और मैं यहाँ पे आपके CSC पे पोस्टेड हूँ, इस पद पे हमें आपकी स्वास्थ्य सेवा के लिए भेजा गया है। ये सारी परिचय कराती है फर्स्ट विजिट के दौरान, ठीक है, ताकि दोबारा आने पे वो आपको आपका आदर करें, आपको अच्छे से बैठाएं, आपको बिना डर किसी भी डर से आपको हर एक बातें बता दे, बिना डरे हुए हर एक चीज़ आपसे शेयर कर सके वो। तो ये ज़रूरी होता है कि पहली वेट के दौरान आप अपना इंट्रोडक्शन दें वहाँ पे। तो सातवां सिद्धांत क्या है होम विजिट का, फॉलोअप देखभाल, ठीक है, फॉलोअप देखभाल। और अब ये हो गया, हमने पढ़ लिया भैया होम विजिट के प्रिंसिपल, हमने पढ़ लिया, उद्देश्य पढ़ लिया, ठीक है, सारा कुछ पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि नर्सिंग बैग, ठीक है, नर्सिंग बैग के बारे में देखेंगे। नर्सिंग बैग के बारे में देखेंगे, पहला परिचय देखते हैं। नर्सिंग बैग का परिचय क्या है, नर्स द्वारा होम विजिट के दौरान एक विशेष बैग रखा जाता है जिसे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने हेतु सभी आवश्यक सामग्री होती है, और इसी को क्या बोलते हैं, नर्सिंग बैग कहते हैं। क्लियर, नर्सिंग बैग क्या होता है समझ में आ गया। यह बैग कपड़े का या फिर कैनवास या फिर चमड़े का बना होता है। बाहर की पॉकेट में नोटबुक, साबुन, अखबार आदि छोटी चीज़ें रखी जाती है। डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में पूछता है, यहीं से पूछता है कि भैया बताइए नर्सिंग बैग के बाहरी पॉकेट में कौन कौन से सामान रखे जाते हैं, इनर पॉकेट में कौन सा है, आउटर पॉकेट में कौन सा सामान है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए जो उपकरण रहते हैं, किडनी ट्रे दो, ठीक है, आर्टरी फॉर्सेप्स, सीजर, ग्लव्स एक पेयर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, कैथेटर, क्लिनिकल थर्मामीटर। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है हम वो चीज़ आपको बता रहे हैं। ORS पैकेट हुआ, तो ये यहाँ से देखिए बैग टेक्निक, यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। अब देखिए बैग टेक्निक क्या है, यह तकनीक नर्स को संक्रमण से बचाने और स्वस्थ तरीके से सेवा प्रदान करने में मदद करती है। चरण फर्स्ट, बैग टेक्निक का चरण फर्स्ट देखेंगे आप।
चरण फर्स्ट यहाँ पे बताया गया कि सबसे पहले ज़मीन पर जब आप होम विजिट करने जा रहे हैं तो बैग टेक्निक का पालन कैसे करेंगे। तो पहले चरण में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ज़मीन पर अखबार प्लास्टिक बिछाकर उस पर बैग रखा जाता है। ये नहीं कि डायरेक्ट ऐसे आप बैग रख दो, नहीं, ये ज़मीन है, ठीक है, फर्श है, ठीक है, आप यहाँ पे हो, ठीक है, पहुँच रहे हो। अब यहाँ पे पेशेंट है, बैठा है, ठीक है, तो अब इसका आप चेकअप करने आए हो, तो आपके हाथ में बैग है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ठीक है, अखबार मंगाकर बिछाएंगे। उसके बाद जो आपके हाथ में बैग है, इसी बैग को यहीं पे रख देंगे अच्छे से। अब यहाँ से जो सामान आप लेंगे, ठीक है, नर्स हाथों को अच्छी तरह धोती है। अब नर्स क्या करेंगी, दूसरा स्टेप में हाथों को अच्छी तरीके से अपने हाथों को धुलेंगी। फिर आवश्यकता अनुसार बैग से उपकरण निकालकर सेवा प्रदान करती हैं। सेवा के बाद सभी उपकरण को वापस बैग में साफ सुथरे ढंग से रखा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं हम आपको बैग टेक्निक का। देखिए, अगर नर्स किसी बच्चे का वैक्सीनेशन लगाने गई हैं तो पहले क्या करेंगी, हाथ धोकर सिरिंज निकालेंगी, उसके बाद टीका लगाएंगी, ठीक है, फिर क्या करेंगी, फिर सिरिंज को सुरक्षित तरीके से डिस्पोज करेंगी और अंत में माता को बच्चों की देखभाल के निर्देश देंगी। ठीक है, तो ये कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं कि सामुदायिक नर्सिंग का उद्देश्य केवल रोग का उपचार करना नहीं है, बल्कि परिवार और समुदाय को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोकथाम, सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करना भी है। इसके लिए नर्स को हमेशा नैतिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और होम विजिट को सही तकनीक से संपन्न कराना चाहिए। तो ये सब कुछ हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब बैग रखने के नियम, बैग हमेशा कहाँ पे रखना चाहिए सर, बैग हमेशा कपड़े या प्लास्टिक सीट पर रखा जाना चाहिए। ज़मीन या फिर गंदे स्थान पर डायरेक्ट ना रखें, घर के अंदर साफ जगह चुनी जाए। बैग में सामान रखने का क्रम, सामान दो भागों में बांटा जाता है, वही जो इनर पॉकेट आउटर पॉकेट। देखिए क्लीन या फिर साफ भाग जिनका सीधे रोगी से संपर्क नहीं होता है, ठीक है। दूसरा गंदा भाग, जिन वस्तुओं का उपयोग हो चुका है। तो साफ भाग में सामान, ठीक है, साफ भाग में कौन कौन से सामान आएंगे, क्लीन साइड कौन कौन से सामान आएंगे, साबुन हुआ, ठीक है, स्प्रिट हुआ, सेवलान, डेटॉल, स्टेलाइज गॉस जैसे कि कॉटन स्वैब, ये सब चीज़ें हुआ, स्टाइल सिरिंज और सुई हुआ, ORS पैकेट हुआ, ठीक है, आयरन और पोलिक एसिड हुआ, टेबलेट हुआ, विटामिन ए घोल हुआ, गर्भ निरोधक सामग्री हुआ, ठीक है, और डिलीवरी किट जहाँ ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आपका टीकाकरण के टीके जैसे कि कोल्ड चेन रूल्स के अनुसार आपका ये चीज़ होना चाहिए। रिकॉर्ड रजिस्टर और रेफर स्लिप, ये सारी चीज़ें आपको क्लीन भाग पे रखा जाता है, ठीक है, क्लीन साइड पे रखा जाता है। अब देखिए यूज या फिर ड्राई साइड की ओर आप क्या रखेंगे, डर्टी साइड की ओर क्या रखेंगे, यूज या फिर डर्टी साइड, गंदे भागों में आप क्या रखेंगे। तो भैया उपयोग की गई सिरिंज या फिर सुई, ठीक है, सेफ्टी बॉक्स में। उसके बाद कॉटन गॉज का उपयोग जो आप इस्तेमाल कर चुके हो उनका, ठीक है, कचरे की पोटली में डालेंगे, रंगीन डस्टबिन में बैग के हिसाब से। ये सारी चीज़ें हो गया। अब देखिए यहीं पे आपको ये समझना होगा कि भैया आउटर पॉकेट में पूछा जाता है कि इसमें वे चीज़ें रखी जाती हैं जिन्हें बार बार या फिर तुरंत निकालना पड़ता है। जैसे कि भैया साबुन हुआ, आउटर पॉकेट में क्या रखेंगे, साबुन, हाथ धोने के लिए, ठीक है। और क्योंकि 2 बार निकालते हो ना, पहली बार आप प्रक्रिया करने से पहले, प्रक्रिया करने के बाद 2 बार आप निकाल रहे हो ना, इसलिए आपको आउटर पॉकेट में ये साबुन होना चाहिए। तौलिया हाथ पोंछने के लिए, इसका भी आप 2 बार इस्तेमाल करोगे प्रक्रिया करने से पहले, इसलिए आउटर पॉकेट में। हैंड ग्लव्स संक्रमण से बचाव हेतु आउटर पॉकेट में, मास्क आउटर पॉकेट में, कॉटन आउटर पॉकेट में, सैनिटरी पैड्स आउटर पॉकेट में, ठीक है। और आपका ये चीज़ें हो गया। अब इनर पॉकेट में आप क्या क्या रखोगे, दवाइयाँ, ठीक है, दवाइयाँ बाहर रखोगे तो भैया उसमें छेड़छाड़ कोई कर सकता है, बच्चा भी निकाल सकता है, तो दवाइयाँ हुआ इनर पॉकेट में रहेगा, ठीक है। और आपका गर्भवती महिलाओं, अपनी किशोरियों के लिए जो आयरन फोलिक एसिड होती है ना, उनकी बात कर रहे हैं, विटामिन ए को घोल, ठीक है, ये सभी। और ORS का पैकेट, ये भी आउटर में भी रखते हैं, इनर में भी रखते हैं, वो आपके ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये भी दवाई है तो इनर में रहेगा। अल्बेंडाजोल ये भी दवा है तो इनर पॉकेट में रहेगा। ओरल पिल क्या है, इनर में रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये गर्भ निरोध जो कंडोम रहता है ये भी इनर में रहेगा। अब इंस्ट्रूमेंट भी जो रहते हैं वो भी इनर में, जैसे कि थर्मामीटर हुआ इनर में रहेगा, BP मशीन हुआ इनर पॉकेट में, ठीक है। फिटोस्कोप गर्भ में बच्चे की धड़कन सुनने के लिए, ये भी आपका इनर में ही रहेगा। निडल सिरंज ये सभी इनर में रहेगा। तो ये सारे इनर में हैं, लिस्ट पूरा हम बता ही दिए हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, सेंटर में, ठीक है, मध्य भाग में क्या क्या रखा जाता है, ठीक है। मध्य भाग में, बैग के मध्य भाग में, ये जरूरी नहीं है, बस इनर और आउटर पूछा जाता है, वैसे भी आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है।
अब हम देखिए आपका पूरी थियरी कंप्लीट हो गया ना, आपकी थियरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप लगाएंगे एमसीक्यू। तो एमसीक्यू पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि होम होम विजिट मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नर्स की मेहनत मापना, क्या ये है? या फिर परिवार को दंडित करना, ये है? या फिर आपका उद्देश्य पूरे हुए या नहीं ये देखना, या फिर रिकॉर्ड पूरा रखना? क्या उद्देश्य है भैया? होम विजिट का मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नर्स की मेहनत मापना, गलत। परिवार को दंडित करना, गलत। उद्देश्य पूरे हुए या फिर नहीं ये देखना। तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, उद्देश्य पूरे हुए या फिर नहीं ये देखना, ठीक है। व्याख्या आप पढ़ लेंगे। देखिए कितना आसानी से आप बना ले रहे हैं, क्योंकि आपने थियरी को अच्छे से पढ़ा है। यहाँ पे देखिए व्याख्या में बोला जा रहा है कि भैया मूल्यांकन का मकसद यह देखना है कि जो उद्देश्य लेकर एनम गई थी वे पूरे हुए या फिर नहीं, बल्कि विकल्प गलत हैं, क्योंकि उद्देश्य सिर्फ मेहनत मापने या फिर सज़ा देने के लिए नहीं होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। पूछा जा रहा है कि यदि एनम, ठीक है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है पूछा जा रहा है, यदि एनम माँ को ओआरएस घोल बनाना सिखाती हैं और अगली विजिट में माँ खुद ओआरएस बना लेती हैं, तो यह किसका उदाहरण है? फीडबैक का है, या फिर ऑब्जर्वेशन का है, या फिर किस चीज़ का है? या फिर रिकॉर्ड एनालिसिस का है, या फिर उपरोक्त सभी? करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा सर? इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि जो उद्देश्य था वो उद्देश्य पूरा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ उद्देश्य ओआरएस बनाना सिखाना, तो ये पूरा हो गया, इसलिए यहाँ पे आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मूल्यांकन का मापदंड नहीं है? आपके पास ऑप्शन से पूछा जा रहा है कि यह बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा मूल्यांकन का मापदंड नहीं है? क्लियर, या फिर सरल, या फिर मापने योग्य, या फिर वास्तविकता पर आधारित, या फिर परिवार की जाति पर? कौन सा मूल्यांकन मापदंड नहीं है पूछा जा रहा है? तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? परिवार की जाति, ये नहीं है, ठीक है। बाकी हमने आपको बताया ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, लेकिन ऑप्शन नंबर ई नहीं है। देखिए परिवार, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि परिवार ने स्वास्थ्य शिक्षा को कितना अपनाया, यह किससे जाना चाहिए? ये आप फीडबैक से ही समझ सकते हैं, ठीक है। इसका अच्छा सभी होगा, ध्यान में रखना सभी है, फीडबैक भी है, ऑब्जर्वेशन से भी है, ठीक है, और रिकॉर्ड स्टडी से। तो उपयुक्त सभी इन सभी चीज़ों से आप यह जान पाओगे कि भैया स्वास्थ्य एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन जो आपने दिया, परिवार ने कितना उसको समझा और कितना उसको अपनाया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पूछा जा रहा है कि यदि परिवार खुले में शौच करना छोड़कर शौचालय का प्रयोग करने लगता है, तो यह किसका उदाहरण है? तो ये आपका भैया बिहेवियर, उसके बिहेवियर में चेंजेस हो गया, ठीक है। व्यवहार है ना, पहले वो गंदी जगह पे शौच ऐसे खुले में कर देता था, लेकिन अभी शौचालय का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका व्यवहार बदल गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि एनम बैग के इनर पॉकेट में कौन सा सामान रखा जाता है? इनर में क्या रखा जाता है सर? इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? दवाइयाँ जितनी, ओआरएस पैकेट, ये गलत होगा यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों के लिए होगा, ठीक है। इनर में आउटर भी रखते हैं, आउटर में भी ओआरएस पैकेट रखते हैं, इनर में भी रखते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ये ब्लड प्रेशर, ये भी रखते हैं, ब्लड प्रेशर अपार्टस, एंटीसेप्टिक लोशन, ये भी रखते हैं। अच्छा, एक ऑप्शन से यहाँ पे इनमें से सभी रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन से ये सभी इनर पॉकेट में रखे जाते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन यहाँ पे इनमें से सभी नहीं होना चाहिए, बट वो है नहीं, ठीक है। आप ये सभी रखे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, एनम बैग के आउटर पॉकेट में आमतौर पर कौन सा उपकरण रखा जाता है? तो आउटर भैया क्या रखेंगे? साबुन, ठीक है, साबुन रखेंगे, ठीक है। आउटर पैकेट में वे सामान रखे जाते हैं जिनकी बार बार आवश्यकता होती है, जैसे कि साबुन हुआ, नेल कटर हुआ, टॉर्च हुआ, टॉवेल हुआ, ये सभी चीज़ें। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए में कौन सा सामान इनर पॉकेट में नहीं रखा जाता है? इनर पॉकेट में कौन सा नहीं रखा जाता है? तो भैया अभी आपने देखा नेल कटर ना, ये नेल कटर कहाँ रखा जाना चाहिए भैया? आउटर में, तो इनर में आप कहाँ से रख दे रहे हैं? नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि एनम बैग में होम डिलीवरी से संबंधित सामान किस पॉकेट में सुरक्षित रखा जाता है? तो इनर में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इनर में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एनम बैग में कंडोम और ओरल पिल कहाँ रखते हैं? तो भैया इनर में रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इनर पॉकेट में। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एनम बैग में साबुन एंड हैंड टॉवल कहाँ रखेंगे?
आउटर पॉकेट में रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एनम बैग की सही पैकिंग सिस्टम क्या है। तो सही पैकिंग सिस्टम क्या है, मेडिसिन इन इनर पॉकेट, सॉप इन आउटर पॉकेट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मतलब दवा अंदर रखना और सॉप और टॉवेल ये सभी चीज़ें बाहर रखना, बाहर के पॉकेट में। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सामुदायिक नर्सिंग में नर्स को सबसे पहले कौन सा सिद्धांत अपनाना चाहिए। तो कौन सा सिद्धांत भैया, पेशेवर व्यवहार और सेवा देना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, पेशेवर व्यवहार और सेवा देना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि होम विजिट का, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि होम विजिट का प्रमुख उद्देश्य क्या है। होम विजिट का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है भैया, तो परिवार के धार्मिक रीति रिवाज का पालन करना, घर की सजावट देखना या फिर रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य शिक्षा देना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि नर्सिंग बैग में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पाई जाती है। तो कौन सी वस्तु पाई जाती है भैया, यहाँ पे फैमिली प्लानिंग आइटम, ओरल पिल, कंडोम, ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। पेन ड्राइव या फिर किताबें नहीं रहती हैं, आटा चावल नहीं रहता है, ये तो रहता है। ठीक है, बट यहाँ पे इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ई होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बैग टेक्निक का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बैग टेक्निक का मुख्य उद्देश्य क्या है, संक्रमण से बचाव करना और सेवा को स्वच्छ रखना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि नर्स को गृह मुलाकात में परिवार से पहली बार मिलते समय क्या करना चाहिए। तो आपने थियरी में पढ़ा है कि भैया क्या करना चाहिए, स्वयं का परिचय और विजिट का उद्देश्य बताना चाहिए पहली विजिट में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि होम विजिट का प्रमुख उद्देश्य क्या है। अच्छा, ये रिपीटेड प्रश्न है, स्वास्थ्य शिक्षा देना और रोगों की रोकथाम करना। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि होम विजिट के दौरान सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए। तो पहला कदम क्या होना चाहिए परिवार से, अच्छा ये दोबारा वही रिपीटेड है यार। नर्सिंग बैंक के आउटर पॉकेट में क्या रखना चाहिए, ये तो आपको याद हो ही गया होगा, ओरल पिल और कंडोम। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये गलत है, सॉफ्ट टॉवल ये आउटर में रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उत्तर डी बोला जा रहा है, ये गलत है। ठीक है, ये आउटर में रखा जाएगा, आउटर में। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इनर में, ये भी इनर में, आपका ये भी आउटर में है। ठीक है, ये भी आउटर में होगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है ऑप्शंस को इधर उधर करने में। देखिए, होम विजिट में बैग टेक्निक का पहला चरण कौन सा होता है। तो सब पहला चरण क्या होगा भैया, क्या होगा, ज़मीन पर अखबार प्लास्टिक बिछाकर बैग रखना, ये आपने थियरी में पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद हाथ धोना। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सामुदायिक नर्स के कार्य में आवश्यक है। तो कौन सा सिद्धांत है भैया, गोपनीयता को बना के रखना, कॉन्फिडेंटिलिटी का इस्तेमाल करना और आपका यहाँ पे विनम्रता बनाए रखना। ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विंसलो के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। विंसलो के अनुसार आपने थियरी में पढ़ा है, विंसलो के अनुसार क्या होना चाहिए, संगठित, ठीक है, संगठित प्रयासों द्वारा रोगों की रोकथाम और स्वस्थ उन्नयन करना। ऑप्शन नंबर बी थियरी में आपने पढ़ के आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। पूछा जा रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो यह व्यक्ति, परिवार और समुदाय, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यह व्यक्ति, परिवार और समुदाय को उनके घर समुदाय में दी जाती है, उनके घर या फिर समुदाय में दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि WHO के अनुसार हेल्थ की परिभाषा क्या है। तो ये आपको पता ही है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति। ठीक है, जितना भी प्रश्न आप बना लेंगे पूरा सबका उत्तर आप सही सही लेके आएंगे, क्योंकि आपने थियरी पढ़ा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, खाद्य निषेध का सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या है भैया। तो क्या है भैया, क्या है, पोषण की कमी होगी। ठीक है, खुले में शौच शौच किस बीमारी से सबसे अधिक जुड़ा है। तो किस बीमारी से, हैजा और डायरिया से। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, 2006 में लागू किया गया था। ठीक है, 2006 में बाल विवाह अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि PCPNDT एक्ट 1994 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भ्रूण लिंग परीक्षण पर रोक लगाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आशा कार्यकर्ता गांव में सर्वे के दौरान क्या जानकारी इकट्ठा करती हैं। गर्भवती महिला देखती हैं भैया कौन सी गर्भवती महिला है, बच्चों का टीकाकरण हुआ है कि नहीं, शौचालय की उपलब्धता है कि नहीं, ये काम करती हैं आशा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है
अच्छा, सारे प्रश्न खत्म हो गए हैं, इसका मतलब है कि आपका टॉपिक नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग जो भी एएनएम के कैंडिडेट नए हैं, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके से क्लियर कंसेप्ट के साथ पढ़ने के लिए, ठीक है? नहीं तो फिर आप भटकते रहिए, एमसीक्यू रटते रहिए, समझ में ही नहीं आएगा। तो ये आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग विषय का टॉपिक नंबर 2 हमने, या फिर चैप्टर नंबर आप बोल सकते हो, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्वालिटी भी कंटेंट का अच्छा लगा होगा। यदि लगा है भैया तो लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करने का आप काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और फीडबैक कमेंट में दे दिया करिए आप लोग।